हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मोल कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट पढ़ें, थोड़ा पेट पूजा कर लें। हाँ जी, तो चलिए पेट पूजा करने के लिए केले उठा लेते हैं। ओ देखिए दोस्तों, ये आ गए मेरे सामने केले। ये आज ही मैं ताज़े खरीद के लाया हूँ, एकदम मस्त। जानता हूँ लॉकडाउन है लेकिन तब भी मैं आज केले खरीद ही लाया। ये पूरे 1 दर्जन केले हैं दोस्तों, पूरे 1 दर्जन केले। और दूसरी तरफ मैं आज ख़राब पेन इकट्ठे कर रहा था, तो मैंने कुछ पेन इकट्ठे करे, जो कि कितने हैं, पूरे 12 पेन्स हैं। चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 पेन्स हैं। मैंने सोचा आज ख़राब पेन को फेंक देते और कुछ नई चीज़ें खरीद लेते, जैसे केले। तो मैंने आज खरीदे 1 दर्जन केले दोस्तों, और ख़राब चीज़ें इकट्ठा निकाली अपने घर से, पेन, जो कि कितने हैं, पूरे 12। तो चलिए, क्या है इसका मतलब, देखिए इन दोनों चीज़ें आपके सामने, मेरे हाथ में 2 चीज़ें हैं, एक तरफ केले और एक तरफ 12 पेन। ये केले कितने हैं, 1 दर्जन, 1 डजन बनाना, एंड हेयर इन माई हैंड 12 पेन्स। तो चलिए देखिए दोस्तों, इनसे क्या समझ में आता है आपको। तो देखिए दोस्तों, मेरे एक हाथ में आपको मिले 1 डजन बनाना, मतलब 1 दर्जन केले, और दूसरे हाथ में मिले आपको 12 पेन्स दोस्तों। अब मेरा जो पहला क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा मैं आपसे पूछूंगा, या कॉमनली क्वेश्चन है मेरा, क्या आप लोगों को इन दोनों चीज़ में, इधर जो मेरे हाथ में केले थे और इधर जो मेरे हाथ में पेन है, उनमें कोई कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है? कोई कॉमन चीज़? आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ क्या है? देखिए, इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन है, वो क्या है? एक नंबर है। अब ये नंबर की वैल्यू कितनी है? इस नंबर की वैल्यू कितनी है? इस नंबर की वैल्यू है 12। इस नंबर की वैल्यू क्या है? 12। इस नंबर की वैल्यू जो है रही है, जो कॉमन है इन दोनों क्वांटिटीज़ में, वो क्या है? 12। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो 1 डजन का मतलब एक नंबर है जिसकी वैल्यू 12 है, जिसकी वैल्यू 12 है। ओके, समझ में आ गया। तो 1 डजन क्या है? एक नंबर है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से कई नंबर्स को हम लोगों ने नाम दिया, ठीक है। कई बार हमने उनके नाम अलग अलग चीज़ों के लिए दिया, लेकिन नंबर है, उस नंबर को हमने नाम दिया। तो चलिए देखते हैं कुछ और नंबर जिनको हम लोगों ने नाम दिया है अपनी लाइफ में जनरली। तो देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि आज उसने सेंचुरी मार दी, तो 1 सेंचुरी इक्वल 100। सेंचुरी मार दी मतलब क्रिकेटर ने सेंचुरी लगा दी, मतलब 100 रन्स कह दिया आपने। यहाँ से एक बात ये समझ में आया। या कोई कहे 21st सेंचुरी में रह रहे हैं हम, तो क्या है, सेंचुरी क्या है? एक नंबर है जनरली। क्या है? एक नंबर है। हाँ, उस नंबर को हम जनरली जहाँ यूज़ करते, उससे रिलेटेड टर्म्स हमारे दिमाग में आती हैं। ठीक इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी एक नंबर है जो कि बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है, और वो नंबर क्या है? वो नंबर देखिए दोस्तों, क्या है? वो नंबर है 6022। ध्यान से देखिए, 6022 1367000000। ये है वो नंबर। देखिए कितना बड़ा ये नंबर है जो केमिस्ट्री में वाइडली यूज़ किया जाता है। अब आप खुद सोचिए, जब ये नंबर केमिस्ट्री में वाइडली यूज़ किया जा रहा है और मैं इतने बड़े नंबर को बार बार ऐसे लिखूंगा, तो मैं तो भाई भूल जाऊंगा कि कितने जीरो आते हैं। तो इसीलिए इस नंबर को रिड्यूस किया गया छोटे
तरीके से लिखने के लिए, तो जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहा गया। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, जो वीडियो नंबर 3 है साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर, जिसको आप देख लीजिए। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इस नंबर को मैंने यहाँ पे छोटा कैसे किया और साइंटिफिक नोटेशंस क्या है। तो देखिए इस नंबर को मैंने छोटा करके लिखा, तो इस नंबर को जब मैंने छोटा करके लिखा तो ये नंबर हो गया कुछ इस तरीके से। वाइडली जो हम यूज़ करते हैं उस नंबर को हमने ऐसे छोटा करके लिख दिया, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। ये नंबर किस फॉर्म में लिखा है? साइंटिफिक नोटेशन है। देखिए इसके आगे और भी डिजिट्स हैं, चाहे तो मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये आपने ये सब डिजिट क्यों गायब कर दी यहाँ से। देखिए एक्चुअली में ये है आपका पूरा एग्जैक्ट फॉर्म इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, समझ में आ गया कि केमिस्ट्री में भी हम एक नंबर पढ़ते हैं जिस नंबर की वैल्यू बहुत बड़ी है, और उस वैल्यू को छोटा करने के लिए, छोटे तरीके से लिखने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ किया, जिससे हमारा नंबर आया 6.022137 × 10⁻23। अब ठीक है, अब ये तो बता दीजिए इस नंबर को हमने केमिस्ट्री में नाम क्या दिया है। देखिए रियल लाइफ में 12 को हमने नाम दे दिया 1 डजन, 100 को नाम दे दिया जनरली 1 सेंचुरी। तो इस जो नंबर है, इस नंबर को हमने क्या नाम दिया केमिस्ट्री में? तो चलिए देखते हैं इस नंबर को हमने केमिस्ट्री में क्या नाम दिया, और इस नाम से कैसे हम केमिस्ट्री में उथल पुथल मचाते हैं, और कैसे हम केमिस्ट्री में इस नंबर को वाइडली यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है, समय आ गया है इस नंबर को जान लेने का कि इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस नंबर को कहते हैं मोल। दोस्तों इस नंबर को क्या कहते हैं? मोल, जिसको कहा गया है कि ये एक नंबर है और इस नंबर की वैल्यू 6.022 × 10⁻23 ये है दोस्तों। अब इसके आगे देखिए और भी टर्म्स है, लेकिन ये वाइडली यूज़ करते समय हम जनरली उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उतना फ़र्क नहीं पड़ता है अपने रिजल्ट्स पे। इसीलिए यहाँ पे मैंने इसके आगे और डिजिट्स नहीं लिखी हैं। ओके, ये आप साइंटिफिक फिगर में भी समझ सकते हैं कि मैंने एक्यूरेटली यहाँ तक ही बात करी है। मतलब मैं अपना आंसर भी कितने फिगर में दूंगा? सिग्निफिकेंट फिगर जो भी आएगा मेरे आंसर का 4 आएगा, अब 10 की पावर को हटा के। ओके, तो 1 मोल मेरा क्या है? नंबर है। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि 1 मोल मेरा क्या है? एक नंबर है। और ये नंबर किसने दिया? बात करेंगे इस पे भी, ठीक है। और अब बात ये आती है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये एक नंबर है। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल एक नंबर है। अब हम इस नंबर का क्या करें भाई? हमें केमिस्ट्री में इसका क्या करना है और कैसे ये केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे। तो आप एक बात सोचिए, अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ को मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक नंबर और एक उसके साथ यूनिट। और यूनिट आती है किसी भी प्रॉपर्टी को मेज़र करते समय। तो कहने का मतलब है एक नंबर अगर किसी प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट हो जाए तो उसका कोई मीनिंग हो सकता है, फिर हम उस नंबर को उस चीज़ में वाइडली यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये 1 मोल एक नंबर है। अब लेकिन इसका हम केमिस्ट्री में यूज़ कहाँ है और कैसे यूज़ करने वाले हैं? तो उसका कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉपर्टी से रिलेशन होना चाहिए। क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका इस नंबर से रिलेशन है? जी बिल्कुल है, और वो रिलेशन क्या है? मास। इस नंबर का मास के साथ रिलेशन है दोस्तों, इस नंबर का मास के साथ रिलेशन है, लेकिन हमें अभी नहीं पता कि रिलेशन क्या है। बताएंगे आपको कि ये रिलेशन क्या है, इस नंबर का मास के साथ क्या रिलेशन है और क्यों हम इतना वाइडली इसको यूज़ कर रहे हैं। आपको जब ये रिलेशन समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम इसको वाइडली क्यों यूज़ कर रहे हैं, 1 मोल को, या मोल जो चीज़ है उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं इतना ज़्यादा। ठीक है,
तो उसके लिए आपको दो चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी कि सबसे पहले ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, मोल है। ये नंबर क्या है, मोल है। देखिए मोल है, तो मोल जो है उसका रिलेशन है कुछ ना कुछ मास के साथ, जबकि मोल तो क्या है, एक नंबर है। और मास आपको जानने पड़ेंगे। अब मास कौन कौन से जानने पड़ेंगे, कितने जानने पड़ेंगे और कितना जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मास आपको दो तीन तरीके जानने पड़ेंगे। पहला है एटॉमिक मास, जो कि आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि एटॉमिक मास क्या चीज़ है। दूसरा आपके पास मोलिकुलर मास, जो कि आपको जानना पड़ेगा कि मोलिकुलर मास क्या है दोस्तों। तीसरा मास आपको जो जानना पड़ेगा दोस्तों, फॉर्मूला मास। ओके दोस्तों, और एक चौथा मास है जो कि आपको जानना पड़ेगा, जिसको आप मोलर मास कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चार मास आपको जनरली जानने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो मोल है, जो मोल है वो एक मास से रिलेटेड है। कैसे मोल मास से रिलेटेड है, मोल मतलब नंबर, नंबर कैसे मास से रिलेटेड है, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको वो बात क्लियर हो जाएगी कि एक मास से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे करके आपको एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास और मोलर मास समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में बताएंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, मोल और मास के बीच में क्या रिलेशन है, जिसको हम में पढ़ना है। अब हमें जानना है एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास देखिए दोस्तों क्या होता है। एटॉमिक मास से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एटम, एटम क्या होता है, और उसके लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जनरली मैं आपको बता देता हूं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीच में एक सॉलिड पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही आपका एटम होता है। देखिए दोस्तों, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है एटम का, और एटम ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, पर वो आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। बट अभी के लिए इतना आप जान लीजिए कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनसे मिलकर एक एटम बनता है, और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैटर का। ठीक, तो चलिए अब दोस्तों, आपने एक बहुत ही चीज़ पढ़ी होगी, निकालते तो हम मास हैं लेकिन ऐड करते हैं नंबर को। सुनिए बात को, निकालते तो हम मास हैं लेकिन ऐड करते हैं नंबर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एटॉमिक मास बताइए ऑक्सीजन एटम का, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कीजिए कि आप इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दीजिए। प्रोटॉन है जनरली 8 और न्यूट्रॉन है जनरली 8, तो आप ऐड करके 16 दे देते हैं। ठीक है, आप इसका मास जो है, एटॉमिक मास जो है देते हैं 16 दे देते हैं। जी ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं। आप नंबर और नंबर को ऐड करके मास कैसे दे सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ अधूरी है जो आपने पढ़ी है। देखिए मैं आपको आज पूरी चीज़ बताता हूँ कि नंबर नंबर को जोड़ के मास कैसे आ रहा है। देखिए ध्यान से, एटॉमिक मास हम निकाल लें किसी भी एक एटम का, तो उस एक एटम में देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल मास प्रोटॉन का, टोटल मास प्रोटॉन का, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबका मास अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो अब हम एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास जो होता है बहुत ही कम होता है।
ठीक है, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है तो हम ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी कम होगा, तो उनको क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया? उनको इसलिए नहीं नेग्लेक्ट किया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी बहुत कम है, इसलिए हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट किया है। अदरवाइज हम इसके मास को भी नेग्लेक्ट नहीं करते अगर वो इनके मास के कंपेरेबल होता। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो चलिए इस मास को तो नेग्लेक्ट कर दिया, अब बचता है ये वाला मास। तो देखिए अब इस मास को कैसे निकालें। अब देखिए यहाँ पर एक बात और की गई कि जो मास है एक प्रोटॉन का जो मास है वही एक न्यूट्रॉन के मास के लगभग बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, या आप कह लीजिए इक्वल ही होता है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि देखिए जब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पे हमने ये बाहर ले लिया मास। क्या ले लिया हमने? मास। इसको आप मास लिख दीजिए प्रोटॉन का, या आप लिख दीजिए इसको न्यूट्रॉन का मास लिख दीजिए। एक प्रोटॉन का मास लिख दीजिए या एक न्यूट्रॉन का मास लिख दीजिए, लेकिन ये एक मास है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास। और इस चीज को देखिए दोस्तों, इस चीज को कहा गया मास नंबर। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों इसको मास नंबर कहा गया है। सीधी सी बात है। देखो दोस्तों ये नंबर हैं दोनों, और इन नंबरों को ऐड करके आएगा भी नंबर। ठीक, लेकिन इसके आगे मास क्यों लिख दिया? मास इसलिए लिख दिया क्योंकि ये नंबर किसके साथ एसोसिएटेड है? मास के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए दोस्तों इस नंबर को कहा गया मास नंबर। अब ये मास है, क्या है दोस्तों? ये मास है। यह एक प्रोटॉन का हो सकता है या एक न्यूट्रॉन का हो सकता है। तो अब बात यहाँ ये आती है कि इस मास को क्या नाम दिया गया? इस मास को नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप AMU से डिनोट करते हैं। बात को देखिए ध्यान से, जिसको आप AMU से डिनोट करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है तो उसमें दो चीज़ होगी, एक मास नंबर और एक उसमें एटॉमिक मास यूनिट। तो अब देखिए मास नंबर तो कुछ नहीं, आप निकालना सीख जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, लेकिन ये 1 AMU क्या बला है, इस 1 AMU को समझेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक मास क्या है दोस्तों? मास नंबर और उसके साथ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये चीज़ थी। तो चलिए अब एक ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं दोस्तों। क्या ले लेते हैं? एक ऑक्सीजन का एटम ले लेते हैं और उसका एटॉमिक मास निकालते हैं कि क्या आएगा। तो उसका एटॉमिक मास देखिए क्या आएगा उसका, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, 8 प्लस 8 16, और ये AMU को हमने लिख दिया शॉर्ट में AMU। तो क्या आ गया इसका एटॉमिक मास? 16 AMU। तो क्या है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक दोस्तों, एटॉमिक मास आ गया ऑक्सीजन का 16 AMU। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है AMU क्या बवाल है, इस AMU को कैसे हम समझें। तो देखिए दोस्तों 1 AMU क्या है, एक लाइन में मैं आपको लिख देता हूँ। जनरली ये टर्म जो है हर लोग एक्सप्लेन करते हैं, बहुत लोग एक्सप्लेन करेंगे, बहुत आप बुक्स पढ़ लेंगे, बहुत वीडियोस भी आप देख लेंगे, लेकिन आपको मीनिंग इसका एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसका आपने पढ़ा होगा 1/12 मास ऑफ 12C कार्बन एटम, ये है 1 AMU। देखिए आप लोग कहोगे कि ये तो हमने भी पढ़ा है, इसमें आपने नया क्या बताया, और इस टर्म को एग्जैक्टली इसमें ऐसा क्या छिपा है जो हमें अभी तक कहीं से जानने को या समझने को नहीं मिला, तो बताइए हमें। तो देखिए सबसे पहली चीज 1 AMU में ये 1/12 क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन ये 1/12 क्यों? दूसरा क्वेश्चन आता है भाई इतने सारे एटम पड़े हैं, इतने सारे एलिमेंट्स पड़े हैं, आपको सिर्फ कार्बन का यही एटम क्यों? कोई और एटम क्यों नहीं ले लेते? क्या हो जाएगा अगर ले लेंगे? कोई दिक्कत आएगी क्या? जी यही दो क्वेश्चन जो हैं वाइडली आपके दिमाग में
कभी क्लियर नहीं होते हैं जल्दी, ना ही क्लियर हो पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 1/12 ही क्यों और कार्बन एटम ही क्यों। ओके, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कार्बन एटम क्यों लिया गया, ठीक, और वो भी 12 कार्बन एटम। तो देखिए मास हमने ऑक्सीजन का निकाला तो 16 AMU आया, ठीक दोस्तों, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत में ये था कि ये जो मास है, क्या ये मास ग्राम में आ सकता है, ग्राम में आ सकता है कि नहीं, ये हम सोच रहे थे, क्योंकि हमें सब मास ग्राम में चाहिए होते हैं, या किलोग्राम में या मिलीग्राम, किसी में, ग्राम जो कि यूनिट है जनरली, तो उसमें आएगा कैसे। तो उसी के लिए देखिए ये सब खेल खेला गया है। देखिए तो एक इंस्ट्रूमेंट बना जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीट्री, जो मास मेजर करता था। उसने सबसे पहले एग्जैक्टली जो मास मेजर किया, जिस एटम का मास एग्जैक्टली मेजर किया, वो 12C कार्बन एटम था दोस्तों, वो 12C कार्बन एटम था। उसने मास कितना मेजर किया, उसने इसका मास मेजर किया, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और ये कार्बन कौन सा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12C वाला कार्बन है दोस्तों। बताएंगे आगे 12C का मतलब क्या है, अभी आप इतना जान लीजिए, मास है एक कार्बन एटम का 12C, जो कि आया है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये आया है मास एक कार्बन एटम का। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई है। तो अब ये AMU क्या है ना, AMU क्या है, तो देखिए अब ये तो आया है एक्सपेरिमेंट से दोस्तों, ये क्या है एक्सपेरिमेंट से। लेकिन जो हमारी थ्योरी थी वो गलत थोड़ा ना थी, वो भी तो सही थी, बस उस थ्योरी में हमें दिक्कत क्या हो रही थी, हमारे पास AMU नहीं निकल रहा था। वो AMU देखिए यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, देखिए हम अपनी थ्योरी लगाते हैं। हाँ, एक कार्बन एटम का हम मास कैसे निकालें, हम कैसे निकालें, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे एक कार्बन एटम का मास, मास नंबर लिखेंगे उसका इनटू AMU, और एटॉमिक मास यूनिट हमें नहीं पता भाई। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया है कि ये जो आएगा वो इतने के बराबर आएगा। ओ हो, ये तो कमाल हो गया। तो अब मास नंबर क्या है कार्बन का, 6 + 6 12। AMU देखिए अपना यहाँ से तुरंत निकल के आपका AMU आएगा, वो भी एग्जैक्ट निकल के आएगा। तो 1 AMU क्या आ गया, देखिए दोस्तों 1/12, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, मास ऑफ कार्बन एटम, या मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देखिए दोस्तों अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1/12 क्यों किया गया, और मास कार्बन एटम का ही क्यों आया। 1/12 इसलिए किया गया क्योंकि थ्योरीटिकली जो हमारी बात थी वो भी सही थी, और एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट आया वो भी हमारा ठीक था। उनको जब इक्वल किया गया तो वहाँ से हमने 1 AMU की वैल्यू निकाल ली। अब सवाल ये आता है कि ठीक है आपने 1 AMU निकाले, क्या आप 1 AMU को किसी और रेफरेंस से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट किया गया है जिसके रिगार्डिंग हम सबके मास को पढ़ते हैं। क्या कहा मैंने, कहने का मतलब है जो आप ऑक्सीजन का मास, सल्फर का मास या किसी भी मास को पढ़ते हैं तो कार्बन के रिलेटिव पढ़ते हैं। तो देखिए अब बात को, जैसे अब मैं ऑक्सीजन का मास आपके सामने लिखा था 16 AMU, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है 16, तो ठीक है, इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास मल्टीप्लाई 16, यही उसका आंसर आएगा, और ये आएगा अब ग्राम में, यही अब आएगा आपका ग्राम में। ओके, तो यही वाली चीज़ है जो आपको समझनी है, और कुछ नहीं था इसमें दोस्तों। तो अब जो AMU है उसको रिप्लेस कर दिया गया है
उसको रिप्लेस कर दिया गया है एक नई टर्म से, जिस टर्म का नाम है यू, और इसको कहते हैं यूनिफाइड मास। तो जितने भी हम मास पढ़ते हैं वो सब क्या है, रिलेटिव मास हैं दोस्तों, क्या है, रिलेटिव मास हैं। तो आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि 1 AMU क्या है, कैसे आया, और इसमें कार्बन का ही क्या रोल था। ओके, अब दूसरी चीज देखिए दोस्तों, अब एक टर्म आपने भी पढ़ी है, एवरेज एटॉमिक मास। अब देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या है। एवरेज एटॉमिक मास में जनरली अलग अलग तरह के आइसोटोप्स होते हैं, तो उनके अंदर जैसे आप कभी भी कोई चीज़ उठाएं तो उसके अंदर देखिए कार्बन उठा ले, कार्बन 4 को ले ले, तो उसमें 3 तरह के कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। उसमें क्या क्या अमाउंट प्रेजेंट होगी कार्बन एटम्स की, देखिए ये 98% होगा था 12C, और 13C आपका 1 पॉइंट कुछ परसेंट के रहेगा, और 14C आपका बहुत ही कम रहेगा उस चारकोल के अंदर। ठीक है, तो हम उसका मास क्या लें, तो हम उन सबका एवरेज ले लेते हैं। देखिए एवरेज कैसे निकालें, एवरेज मास निकालने के लिए कुछ नहीं, उसकी रिलेटिव एबंडेंस को देखिए कितनी है, और उसके अंदर जो मास है वो कितना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जैसे 98.892% मास है 12 कार्बन वाले का, मतलब 12C का है, जिसका मास है 12 AMU। ओके, तो एक इसका मास है, तो एक इसी तरीके से आपका ये 1.108% मास किसका है, देखिए 13.00335 का है, और इसी तरीके से 2 × 10⁻⁻10% मास किसका है, 14.00317 का। तो ये मास देखिए कैसे निकलता है, आपने परसेंटेज निकालना सीखा ही होगा। तो जैसे ये लिखा है 98.892% ऑफ 12, इसका कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसे निकालते हैं 98.892 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12, प्लस ठीक इसी तरह से 1.108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 13.00335, प्लस ठीक इसी तरह से 2 × 10⁻⁻10 अपॉन 100 इंटू 14.00317। इन सबको जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका मास आएगा 12.001 AMU। अब इसको U से रिप्लेस कर दिया गया है, तो 1 AMU की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ U। तो एवरेज एटॉमिक मास आपका आ गया 12.001 U। तो अब आप ये मास लीजिए। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब नए मास पे हम मूव करते हैं। तो अब जो नया मास आता है वो आता है मोलिकुलर मास। जैसे आपने एटम का मास निकाला, वैसे अब यहाँ पे मॉलिक्यूल का मास निकलेगा। तो मॉलिक्यूल में देखिए क्या है, जैसे H2O ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, CO ले लीजिए, या C6H12O6 का मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसको कहते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। कई सारे मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इनका मास कैसे निकलेगा, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, और ये सब क्या आएगा आंसर आपका यू में, तो आपका आंसर आ गया 18U। ठीक इसी तरह से CO2 का निकालिए, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12U, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16, इसका क्या आएगा 44U। इसी तरह से CO का निकालिए, 12 + 16 = 28U। इसी तरह से आप ग्लूकोज का भी निकालिए, तो आप देखिए इसमें 6 कार्बन है, 6 × 12, 12 हाइड्रोजन है, 12 × 1, 6 ऑक्सीजन है, 6 × 16 = U। अब इसके आप मास को ऐड कर दीजिए, देखिए 72 + 12 + 96, और ये आपका आ जाएगा 180U आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से आपके सारे मास निकल जाते हैं, मोलिकुलर मास। तो बस मोलिकुलर मास में आप एक मॉलिक्यूल का मास देते हैं, क्या देते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब यहीं देख लेते हैं फॉर्मूला मास क्या है। देखिए फॉर्मूला मास मोलिकुलर मास की तरह ही है, बट थोड़ा सा अलग है। मोलिकुलर मास में जो मॉलिक्यूल थे वो आपस में अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका फॉर्मूला मास है उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में अलग नहीं हो पाते हैं। क्या समझाता हूँ, जैसे आपके पास है सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है, एक सॉलिड है दोस्तों, ये एक सॉलिड है, तो इसका एक भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग नहीं रहता है। कहने का मतलब NaCl 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 ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो Na पे रहता है पॉजिटिव चार्ज,
और Cl पे रहता है नेगेटिव चार्ज। कैटायन एनायन की फॉर्म में ये ऐसे रहते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे एक नए मास की जरूरत पड़ी, फॉर्मूला मास। तो अगर NaCl का फॉर्मूला मास निकालोगे तो 23 प्लस क्लोरीन आपका 35.5 होता है जनरली, तो आपका 58 U आ जाएगा, या आप लिखना चाहो तो 58.5 U आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला मास है NaCl का। तो दोस्तों अब एक मास बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मास क्या है दोस्तों? वो मास है आपका मोलर मास। लेकिन मोलर मास को समझने से पहले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रखा था, और वो क्वेश्चन था कि मोल का मास के साथ क्या रिलेशन है। हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा था कि मोल का मास के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, मोल का जो मास के साथ रिलेशन है उसी मास को कहा गया है मोलर मास। उसी मास को क्या कहा गया है? मोलर मास। समझिए इस बात को क्या कह रहा हूं मैं। जैसे कि अगर आप कार्बन का एक एटम का मास ले तो वो आपका एटॉमिक मास कहलाएगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, ये एक एटम का मास है। अब इसी तरीके से मैं अगर 12 ग्राम, क्या कह रहा हूं मैं, 12 ग्राम कार्बन ले लूं, क्या ले लूं? 12 ग्राम कार्बन ले लूं, 12C, ठीक है, 12C ले लूं, तो इसके अंदर कितने एटम होंगे? कितने एटम होंगे? अब ये मत पूछिएगा ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 1 AMU से, जिसको सिर्फ हम हल्के में लेते हैं, वहीं से निकल जाएगा सब। देखिए कैसे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन एटम का जो वेट आया था, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आया था। क्या बोला मैंने? एक कार्बन एटम का जो वेट आया था 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम आया था। क्लियर दोस्तों? तो क्वेश्चन है, जब एक कार्बन एटम का, देखिए दोस्तों, एक कार्बन एटम का जो मास आया वो इतने ग्राम आया, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि 12 ग्राम में कितने एटम होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिटरी मेथड है कि नहीं। अब देखिए, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम के अंदर 1 कार्बन एटम है। तो 1 ग्राम के अंदर कितने कार्बन एटम हो गए? 1/1.99 इंटू 10 की पावर -23 कार्बन एटम हो गए, ठीक है दोस्तों। अब 12 ग्राम के अंदर मैं देखना चाह रहा हूं, तो 12 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 1.99 इंटू 10 की पावर 23 और ये कार्बन एटम। अब ये जो वैल्यू आई, ये देखिए, ये वैल्यू जो आई, ये आई ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम। अब ये वैल्यू आप देख के खुश हो गए, क्यों? ये वैल्यू जो है, ये जो नंबर आया है, ये नंबर क्या है? 1 मोल है। ये नंबर क्या है? 1 मोल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 12 ग्राम कार्बन एटम ले लेता हूँ, या 12 ग्राम चारकोल ले लेता हूँ, तो उसके अंदर 1 मोल एटम होंगे। क्या होंगे? 1 मोल एटम होंगे। अब देखिए, 1 मोल तो नंबर है, तो वो किसी के भी साथ लग सकता है। एटम के साथ लग सकता है, मॉलिक्यूल के साथ लग सकता है, इलेक्ट्रॉन के साथ लग सकता है, और आयंस के साथ लग सकता है, और भी बहुत चीज़ों के साथ लग सकता है। यहाँ पर वो किसके साथ लग गया है? एटम के साथ लग गया है। और इसीलिए जो हमने कहा कि जो 12 ग्राम कार्बन लिया, तो उसके अंदर हमने बोला कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल यहाँ आपको वो नंबर बता रहा है कि इतने नंबर है कार्बन एटम के, ठीक है दोस्तों। और 12 ग्राम के अंदर इतने कार्बन एटम है, ठीक है। ये तो कार्बन की बात होगी। अगर हम इसी तरीके से
यू को हटाकर ग्राम लगाएं तो क्या हर बार ये जो है मोल की टर्म्स में एटम आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, या किसी और नंबर के टर्म्स में आ रहे हैं? ये हमारा इंटरेस्ट था जानने का। तो ये करके देखा गया और ये जाना भी गया, जो 12 ग्राम कार्बन एटम थे उसके अंदर 1 मोल एटम आ रहे थे। 12 ग्राम जो कार्बन था उसके अंदर 1 मोल एटम आ रहे थे। क्या ऐसे ही हर एक के साथ हो रहा है? तो देखते हैं। जैसे O2 ले लीजिए, ठीक है। O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा 8 + 8 16। ये तो एक ऑक्सीजन का मास आया, एक ऑक्सीजन का मास आया, याद रखिए, मल्टीप्लाई 2, ये आपका मास आएगा 32U। ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक। एक ऑक्सीजन का मास तो हो गया, ठीक। अब देखिए, जैसे मैंने वहाँ लिया था एक कार्बन का मास, और ये मास था एटॉमिक मास। क्या था ये मास? एटॉमिक मास। और फिर जैसे मैंने इस U को हटा के ग्राम कर दिया, U को हटा के ग्राम कर दिया, 12 ग्राम कर दिया, तो इसके अंदर पाए गए 1 मोल एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल मतलब वही नंबर बड़ा वाला, ठीक है, 6.022 × 10⁻23, ठीक। और कार्बन में बार बार लिख रहा हूँ तो उससे आप समझ जाइए कि कौन सा कार्बन, 12C कार्बन, ओके। तो 1 कार्बन को हमने लिया और 12U उसका एटॉमिक मास आया, जिसको मैंने U को रिप्लेस करके अगर ग्राम में लेने की कोशिश की तो उसके अंदर कितने एटम्स आए? इतने एटम्स आए, ठीक है दोस्तों। और ये आए कैसे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और इसको किया, इसका मास आया 32। ये क्या है? आपका मॉलिक्यूलर मास है। अब इस U को हटा के ग्राम कर देते हैं तो हो जाएगा 32 ग्राम। और इसके अंदर अब देखिए 1 मोल मॉलिक्यूल आए, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी O2। तो देखिए, यहाँ पर अगर मॉलिक्यूलर मास था या यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर आता है मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल। और अगर ये जो क्वांटिटी है ये एटम है, एटम के फॉर्म में रह रहा है, तो ये आता है एटम, ठीक। इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक चीज़ और देखी कि AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया जा रहा है। AMU को ग्राम में कन्वर्ट करके ही रिलेशन बन रहा है मोल में, ओके। तो इसीलिए जो ये मास है, ये जो मास है, ये जो मास है, ये जो आ रहे हैं जो ग्राम में, ये जो मास हैं, इन मास को कहा गया ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्यों कहा? क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो ग्राम से रिलेट हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया ग्राम एटॉमिक मास। और इसी मास को कहा गया मोलर मास, क्योंकि जो मास है वो किसके साथ रिलेट हो रहा है? मोल के साथ, एक क्वांटिटी के साथ। ये दो टर्म्स भी यहीं से हैं चीज़ें, देखिए, मॉलिक्यूल जो है उससे रिलेट हो रहा है मोल से, ठीक। मास जो है वो मोल से रिलेट हो रहा है, यही चीज़ें तो हैं, और क्या है। तो अब देखिए, अगर आपसे कोई कहता है मोलर मास लिख दीजिए ऑक्सीजन का, तो मोलर मास ऑक्सीजन का कैसे लिखेंगे आप? 32 ग्राम पर मोल। आपसे कहें मोलर मास लिख दीजिए CO2 का, तो लिखोगे 44 ग्राम पर मोल। कोई कहे मोलर मास लिख दो वाटर का, तो आप लिखोगे 18 ग्राम पर मोल। कोई कह दे आपसे मोलर मास लिख दीजिए कार्बन एटम का, तो आप लिखोगे 12 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब ये है कि जो मोल है वो किसी भी एंटिटी के साथ जुड़ सकता है। एटम के साथ जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ सकता है, प्रोटॉन के साथ जुड़ सकता है, और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है, आयंस के साथ जुड़ सकता है, किसी के भी साथ जुड़ सकता है। आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट, ये जो इसका फॉर्मूला है, यूनिट है मास का, उसको ग्राम में जैसे ही लाएंगे तो किस नंबर से जुड़ जाएगा? वो जाके सीधे मोल से जुड़ जाएगा।
आप किसी भी इनके वेट को ग्राम में लाने की कोशिश करेंगे तो वो नंबर सीधे जाके जुड़ जाएगा मोल से। ओके, ये थी आपकी पूरे मोल की कहानी। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये रहा वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है पहला 36 ग्राम वाटर, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल, 54 ग्राम नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। तो सबसे पहले आपको थोड़ी केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। देखिए केमिस्ट्री धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री भी बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ केमिस्ट्री में? देखिए वाटर का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड बता देता हूँ क्या है, एथाइल एल्कोहल क्या है, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड क्या है। और आज ही से आप इन फॉर्मूलों को याद भी रख सकते हैं या धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, वाटर का मतलब H2O, ठीक, ये आपका वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब है CO, और इथाइल अल्कोहल का मतलब है C2H5OH। और नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का मतलब है N2O5। ये रहा, इनको इन लैंग्वेज में लिखा है। इन लैंग्वेज में लिखने का ज़रूरत क्या था इसको? वो आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी टेस्ट करना चाहता है। क्या आपको केमिस्ट्री के थोड़े बेसिक फॉर्मूले याद भी हैं कि नहीं? तो चलिए धीरे धीरे आप पढ़ेंगे और आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके आगे ये डेटा देता है ग्राम में और पूछता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। तो देखिए आप इनको देखिए, चारों ऑप्शन को देखिए, चारों ऑप्शन में सब क्या है? मॉलिक्यूल है। सब क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर मैं सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लूँ और उसमें जो U है मॉलिक्यूलर मास के ही एग्जैक्टली जैसा, अगर मैं उनको ग्राम में लूँ तो जो भी आएगा, वो जो ग्राम जो एसोसिएट होगा वो 1 मोल मॉलिक्यूल आएगा। देखिए क्या कह रहा हूँ, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए 18U, Cu का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए 28U, इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, निकाल के दिखा देता हूँ। 2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 1, तो ये हो गया 22 और ये हो गया आपका 24। 22 और 24 46 हो गया। ठीक, N2O5 का निकाल लीजिए। तो N2O5 का कैसे निकालोगे आप? 14 × 2 + 5 × 6 80 और 28 108 हो गया। तो ये हो गया, ये इसके मोलिकुलर मास हो गए। अब देखिए इन्हीं के ग्राम को ले लेते हैं, 18 ग्राम ले लेते हैं, 28 ग्राम ले लेते हैं। देखिए अपने क्वेश्चन पे तो हम बाद में आएंगे, उसको तो बाद में देख लेंगे। 46 ग्राम ले लेते हैं, 108 ग्राम ले लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये मॉलिक्यूल्स है। अब सबके अंदर अगर देखें तो 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। ये वाटर है तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे। और ये आपका क्या इथाइल अल्कोहल है तो यहाँ इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे। और ये 1 मोल यहाँ पे आपका क्या है, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड है तो यहाँ N2O5 के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, तो यानी 1 मोल होंगे। 18 ग्राम है तो 1 मोल होगा, 28 ग्राम है तो 1 मोल होगा, 46 ग्राम है तो 1 मोल होगा, 108 ग्राम है तो 1 मोल होगा। ठीक, अब देखिए हमारे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अब 1 मोल आपको वो नंबर पता है, वो नंबर आपको पता है। 1 मोल क्या एक नंबर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो नंबर आपको याद रखना है। तो अभी तो यहाँ ये नंबर है सब जगह। ठीक, ये 36 ग्राम ऑफ वाटर कह रहा है। ठीक, 36 ग्राम कह रहा है वाटर का, मतलब 18 का डबल। क्या कह रहा है? 18 का डबल। तो ठीक है, 18 का डबल कर दो, 18 2 जा 36, इधर डबल कर दिया तो वो भी डबल हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये भी डबल हो गया। तो इधर क्या हो गया, ये 2 मोल हो गया। क्या हो गया? 2 मोल हो गया। देखिए ये हो गया 2 मोल। कहने का मतलब है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मोल। कितने? 2 मोल्स। अब 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने हो गए? ये तो यहीं लिखा है, देखिए 1 मोल। तो ये तो वैसे ही
पहले वाले से तो कम हो गया, 1 मोल एटम है उसमें, या 1 मोल मॉलिक्यूल से, सॉरी। अब 46 ग्राम में देखिए, ये भी यहीं लिखा है, ये 1 मोल है, तो इसमें भी 1 मोल ही है। मॉलिक्यूल की बात चल रही है, देखिए इसमें भी 1 मोल मॉलिक्यूल ही है। तो अभी तक तो 2 मोल ही सबसे ज़्यादा है, 2 मोल के अंदर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब 108 ग्राम के अंदर देखिए 1 मोल है, सोचिए 108 ग्राम के अंदर 1 मोल है, 54 ग्राम के अंदर कितना होगा, कम होगा। अब देखिए 108 ग्राम का जब मास 1 मोल है तो 54 ग्राम का तो ऑब्वियस कम ही होगा। क्यों कम होगा, देखिए 1 ग्राम का 1/108 कुछ होगा मोल, ठीक, और 54 ग्राम का देखिए क्या होगा, 54/108 मोल। अब देखिए काटोगे तो 1/2 मोल, यानी 1 मोल का आधा, यानी 0.5 मोल। ये तो और कम है, ये तो और कम है। तो देखिए जिसके जितने ज़्यादा मोल उसके उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, सीधी सी बात। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके होंगे, फिर वाटर के। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया कैसे किया, तो अच्छी बात है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और उसको आप सोचिएगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर थोड़े चेंजेस कर दूं, क्या चेंजेस कर दूं, देखिए चेंजेस कर दिया मैंने कि अब मैं मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा आपसे, अब मैं आपसे मॉलिक्यूल पूछ ही नहीं रहा, अब मैं पूछ रहा हूँ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या बोला मैंने, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि किसमें सबसे ज़्यादा एटम है ऑक्सीजन के। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और शेयर के साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइए जो कि मैंने आपको लिखा है कि किस में से सबसे ज़्यादा एटम ऑक्सीजन के होंगे, किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है मोल कंसेप्ट में। अगली वीडियो में जो बनाने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल पे होगी, ज़रूर उसको देखिएगा। आपको कभी भी न्यूमेरिकल से कभी डर नहीं लगेगा मोल कंसेप्ट के। तो उससे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।